डील की कला या तकिया की कला। हम इनमें से किस्में हैं। समुद्री बेड़ों पर नकली और बनाई गई नाराजगी से लेकर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नकली ढांचों तक, इस हफ्ते फिर से मध्य पूर्व प्रमुख सुर्खियों और बड़ी गलत सूचनाओं का केंद्र रहा है। ये क्षेत्र की प्रकृति और डील की कला के उस्ताद के स्वभाव के अनुकूल है। हम देखेंगे कि ये मुस्लिम त्योहार ईद उल फितर और मक्का की हज यात्रा से कैसे जुड़ा है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जो हम देख रहे हैं वो 1001 रातों की कहानी का आधुनिक और परिष्कृत रूप है। प्राचीन मध्य पूर्वी कहानियों का वो संग्रह जिसे पश्चिम हॉलीवुड और डिज्नी की फिल्मों जैसे सिंदबाद जहाजी, अली बाबा और 40 चोर और अलादीन से जोड़ता है। मूल कहानी फिल्म से कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे असली कहानी की नायिका शहरजाद, जिसने अपनी फांसी टालने को रोमांचक कहानियों का जाल बुना। हम धीरे धीरे एक सुबह से दूसरी सुबह तक ईरानी शासन और पश्चिमी देशों के राजनीतिक नेताओं द्वारा उलझाए जा रहे हैं। हमें रोजाना एक रोमांचक कहानी सुनाई जाती है जिसे मीडिया अपने पन्नों पर सजाने में आनंद लेता है और कल्पना में हकीकत से परे जाकर उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। वैसे एक दिलचस्प संयोग है, या शायद नहीं, कि कैलेंडर पूरी तरह से अरबी लोक कथाओं के साथ मेल खाता है। 7 अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत से 1001 रातें गिने तो वो बिल्कुल 4 जुलाई 2026 यानी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस पर आकर रुकती हैं। बस एक दिलचस्प टिप्पणी थी। तो हर एक दिन एक नई सुर्खी, एक नया मोड़ और एक और क्लिफहैंगर लेकर आता है। ये एक माहिराना राजनीतिक चाल है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपका ध्यान वहीं टिका रहे जहां वे चाहते हैं और वहां से दूर रहें जहां वास्तव में होना चाहिए। और गंभीर खबरों में जाने से पहले आइए इस हफ्ते के भव्य समुद्री तमाशे से शुरुआत करते हैं। वैश्विक समुद्र फ्लोटिला से। अभी इनका अंत नहीं हुआ है। आपने सेल्फी यॉट क्लब की फ्लोटिला की क्लिप्स और रिपोर्ट्स देखी हैं जो घेराबंदी तोड़ने निकली थीं। वे मुख्यधारा मीडिया के साथ आपको ये यकीन दिलाना चाहेंगे कि ये साहसी, नायकत्व वाली यात्रा है जिसमें मानवीय उद्धार दांव पर है। इसके बजाय हमें दिखावती एक्टिविज्म की मास्टर क्लास दिखाई गई। पश्चिमी इन्फ्लुएंसर्स, पेशेवर ठगों और उन लोगों का एक तैरता हुआ कारवां जो मुझे फॉरेस्ट गंप की गिनी के अपमानजनक, घटिया, कट्टर प्रेमी की याद दिलाते हैं, सब एक साथ नावों में ठूंसे हुए बेतहाशा परफेक्ट लाइटिंग की तलाश में। ये अंतिम टिकटॉक क्रूसेड है। इन लोगों ने न खाना पहुंचाया न दवा। वे खुद मानते हैं कि उनका मकसद सिर्फ इजराइल को उकसाना है। ये कार्यकर्ता खुद को सिस्टम से लड़ने वाले आधुनिक समुद्री डाकू बताते हैं, जबकि जहाज के किचन में ओट मिल्क लाटे पीते रहते हैं। मोंते क्रिस्टो के हॉल से लेकर चिपोटले के बार तक वे टकराव चाहते थे और इसके लिए मिन्नतें की थीं। नकली नाराजगी की अर्थव्यवस्था में आपकी ऐसी तस्वीर जिसमें आप बस थोड़ा सा परेशान दिखें 10 लाख लाइक्स के बराबर है। मजेदार बात यह है कि मेरी पीढ़ी के पास 70 के आखिरी सालों और 80 के दशक का यॉट रॉक था, जो बेहद स्मूथ, हाइपर प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट रॉक था जिसमें म्यूजिक बिल्कुल निस्तेज था। उस दौर की खूबसूरती बस नाव वाले जूते, कॉकटेल और अपनी अपर मिडिल क्लास समस्याओं से दूर दिखने में थी। जेन जी और मिलेनियल इन्फ्लुएंसर्स को बधाई, आपने नया जॉनरा यॉट प्रोटेस्ट इजाद किया है। जब क्रिस्टोफर क्रॉस सेलिंग गाते हैं और कुछ खास नहीं होता तो मैं उनके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। या यूं कहें डूबी ब्रदर्स का व्हाट अ फूल बिलीव्स, जिसमें वे मेहनत से वो चीज दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बनी ही नहीं थी और कोई समझदार आदमी उसे तर्क से नहीं हटा सकता। ये बिल्कुल वही एहसास है। ये कंट्री क्लब की भीड़ के लिए सॉफ्ट कोर एक्टिविज्म है। ये बहुत प्रोड्यूस्ड और बेकार तमाशा है जिसमें दिखावा तो है पर असल में कुछ ठोस नहीं। अब आपके पास मजबूत सोशल मीडिया रणनीति है, न कि रिदम सेक्शन। अब स्मूथ वोकल हार्मोनीज की बजाय आपके पास रिहर्स की हुई हार्मोनाइज्ड नारेबाजी है। वे सब भूमध्य सागर में लहरों पर झूलते हुए सही सुर में विरोध गीत गा रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी सस्टेनेबल लिनन ब्रांड का विज्ञापन हो। ये अल्टीमेट इजी लिसनिंग रेडिकलिज्म है। वे क्रांतिकारी समुद्री डाकुओं वाली छवि चाहते हैं पर लग्जरी क्रूज जैसी आरामदायक प्रोडक्शन वैल्यू भी चाहिए। ये एक बहुत ही पॉलिश्ड, मिड टेम्पो, अडल्ट कंटेम्पररी पीआर कैंपेन है।
मैंने पहले भी वामपंथी कार्यकर्ताओं का सामना किया है और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से बदबू आती है। सरकारी प्रेस ऑफिस में हमें तुरंत पता चल जाता था जब कोई कार्यकर्ता पत्रकार बनकर क्रेडेंशियल लेने आता था, क्योंकि हम उन्हें बहुत दूर से ही सूंघ लेते थे। ये लोग पर्यावरण की चिंता का दावा करते थे, लेकिन नहाना नहीं जानते थे। मुझे पुलिस वालों पर अफसोस है जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। यात विरोध प्रदर्शनों का मजाक उड़ाना तो मजेदार लगता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कहीं ज्यादा धूर्त और सोची समझी है। जब आप पैसे के लेन देन और जमीन पर होने वाले असली असर को देखते हैं, तो ये सब कुछ आसान और सुकून देने वाला दिखना एकदम गायब हो जाता है। ये एक सुनियोजित हथियार की तरह इस्तेमाल की गई ध्यान भटकाने वाली चाल है, जिसे मानवीय सहायता बताया जाता है। इन नामों के पीछे जो आयोजक हैं, वे ऐसे समूह हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा आतंकवाद को फंडिंग करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने पिछले हफ्ते फ्लीट आयोजकों पर औपचारिक प्रतिबंध लगाए। सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे आतंक के मोर्चे का विरोध प्रदर्शन कहा। अमेरिकी वित्त विभाग की जांच में पाया गया कि मानवीय सहायता के नाम पर प्रतिबंधित आतंकी समूह जैसे हमास से जुड़े नेटवर्क समुद्री काफिलों पर प्रभाव रखते थे। पता चला उनकी यॉट विरोध एल्बम क्राउड फंडिंग से फंड नहीं हुई थी। इसे उन्हीं कॉरपोरेट प्रायोजकों ने समर्थन दिया जिनकी सूची वैश्विक सुरक्षा ब्रीफ जैसी थी। इस पूरे बेड़े का तमाशा सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं था। इजरायली नौसेना ने बेड़े को रोका और प्रतिभागियों को इजराइल लाया, तभी असली शो शुरू हुआ। बेन गवीर, उन्हें ऐसे मानवता विरोधी अपराध झेलने पड़े जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। इजरायली झंडे को लगातार लहराना और बेन गवीर की चिड़चिड़ी आवाज में गाया गया एम इजराइल चाई सुनना। दुर्भाग्यवश उनके सिर इतने लंबे समय तक अपनी ही पिछाड़ी में घुसे रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता और संज्ञानात्मक क्षमता प्रभावित हुई। हम ये उनके अजीब व्यवहार और उनके चिल्लाए जा रहे बेहुदा नारों से देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि जिस भयानक भू राजनीतिक संकट से वे गुजरे होने का दावा करते हैं, उसके बाद वे चुपचाप घर लौटना चाहेंगे। जैसे ही ये कार्यकर्ता स्पेन के बास्क क्षेत्र में पहुंचे, वे साथ में नाटक भी ले आए। हवाई अड्डे का टर्मिनल पूरी तरह झगड़े में बदल गया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कार्यकर्ताओं और उनके कट्टर समर्थकों ने हवाई अड्डे के रास्ते खाली करने से इनकार किया, सुरक्षा घेरा तोड़ा और आगमन द्वारों पर धरना दिया। ये इस आंदोलन की असली प्रकृति को समझने के लिए एकदम सही झरोखा है। चाहे समुद्री शिपिंग लेन को रोकना हो या हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट को रोकना, लक्ष्य कभी भी वास्तविक सहायता नहीं होता, लक्ष्य है अराजकता। एक बात है जिस पर मैं मजाक नहीं कर सकता, ना ही इसमें कोई हास्य देख सकता हूं, वो है इन पतित लोगों के कथित यौन उत्पीड़न के घृणित दावे। हम जानते हैं कि वे कितने घृणित हैं, लेकिन यह शैतानी हद है। आप उन्हें हंसते घूमते देखते हैं, फिर वे यौन उत्पीड़न की बात करते हैं। इन पूर्व इजरायली बंधकों की आंखों में देखिए और उन्हें बताइए कि आपके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। हर किसी ने बताया कि हमास अपहरणकर्ताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और इससे भी डरावना ये था कि उन परिवारों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने सभी के साथ यौन उत्पीड़न किया। वही आम नागरिक जिन्हें आप निर्दोष कहते हैं। इनमें कई लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए असली अत्याचारों से इनकार करते हैं और यौन अत्याचारों की जिम्मेदारी हमास से हटाकर पीड़ितों व इजराइल पर डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि बेन गुवेर का झंडा लहराना कोई बड़ी बात थी? इजराइल की जनता अब आपकी हरकतों से तंग आ चुकी है। इस महिला और उसका भावनात्मक ड्रामा सबसे अच्छी दिखावटी एक्टिंग के लिए तो ऑस्कर मिलना चाहिए। फ्लोटिला में भाग लेने वालों के अगवा होने को देखना बहुत भावुक कर देने वाला है, क्योंकि हम सब गाजा में मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बच्चों और लोगों की मौत देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, सही है, वो भयानक भूख से बहुत प्रभावित है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं ताकि वो शांत हो सके। जनसंहार शब्द वामपंथी इको चैम्बरों में ऐसे फैलता है जैसे नावों पर नशीली दवाएं, जबकि गाजा का सोशल मीडिया जनसंहार को छोड़कर सब कुछ दिखा रहा है। जैसा कि आप यहां इन वीडियोस में और कई बार पहले भी देख चुके हैं, गजा से सीधे अपलोड किए गए हजारों वीडियोस एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसका पश्चिमी कथानक से कोई लेना देना नहीं है, जो लगातार दुनिया को भूख और जनसंहार की कहानी परोसता रहता है। भीड़ भाड़ वाले रेस्तरां देखिए, हुक्का लाउंज जो पूरी तरह भरे हुए हैं, समुद्र तट जो फ्रेंच रिवेरा जैसे दिखते हैं, कैफे जो लोगों से भरे हुए हैं,
डिजाइनर कपड़े, ब्यूटी सैलून, फिटनेस इवेंट्स, क्योंकि 10 किलोमीटर की दौड़ और उसके बाद बीच पार्टी से बढ़कर सामूहिक भुखमरी को कुछ भी नहीं दर्शाता। और ये बेवकूफ लोग गंभीरता से दावा कर रहे हैं कि लोग भूख से गिर रहे हैं, जबकि साथ ही बड़े पैमाने पर खेल आयोजनों की योजना बना रहे हैं और नए मनोरंजन स्थल खोल रहे हैं। जब सोशल मीडिया संगीत, बीच, शॉपिंग और पार्टियों के वीडियो से भरा है, तो आप सामाजिक व्यवस्था के पतन की घोषणा नहीं कर सकते। वे भूख की शिकायत करते हैं, फिर समझते हैं कि असल में भूख थी ही नहीं। अब नौकाओं और मूर्खों से हटिए, क्योंकि असली चालबाजी लहरों पर नहीं, बल्कि वॉशिंगटन और तेहरान के कूटनीतिक कक्षों में हो रही है। कुछ दिनों तक मुख्यधारा मीडिया में बड़ी सफलता को लेकर आशावाद था। हमें बताया गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी शासन युद्ध खत्म करने वाले ऐतिहासिक शांति समझौते के करीब हैं। नया समझौता ज्ञापन 60 दिन की अस्थायी रूपरेखा प्रचारित हो रही थी। इस समझौते में ईरान अस्थायी रूप से अपना उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम सौंप देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी विनाशकारी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेता है और महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य को जादुई रूप से बारूदी सुरंगों से मुक्त कर दिया जाता है और फिर से खोला जाता है। इसे फिर से खोला गया ताकि वैश्विक ऊर्जा संकट से अमेरिकी उपभोक्ता को पेट्रोल पंप पर नुकसान न हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये साफ हो गया कि ये कोई बोतल में बंद जिन्न का जादू नहीं था, बल्कि एक घिसा पिटा शहरजाद शैली का क्लिफहैंगर था। यह एक नकली ढांचा है जो दो गहराई से विभाजित और असंगत शासनों को समय खरीदने के लिए बनाया गया है, जो किसी तरह हफ्ता भर टिके रहना चाहते हैं। पतर में कूटनीतिक नाटक और जमीन पर हालात के बीच 24 घंटों में बड़ा अंतर था। जब वार्ताकार प्रेस विज्ञप्तियां लिख रहे थे, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दक्षिणी ईरान में भारी आत्मरक्षात्मक सैन्य हमले शुरू किए। पेंटागन ने कहा कि वे तात्कालिक खतरों को रोक रहे थे, खासतौर पर ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और तेज हमला नौकाओं को निशाना बना रहे थे, जिन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य में नई माइंस बिछाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, वही माइंस जिन पर वे अभी बातचीत कर रहे थे। ईरान के लिए युद्ध विराम उनके हालात सुधारने और उल्लंघन करने का एक मौका है, क्योंकि शर्तें उन पर कभी लागू ही नहीं होती, क्योंकि ये गाजा के हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे उनके प्रॉक्सी गुटों से अलग नहीं है, जो सालों से युद्ध विराम तोड़कर हमारे सैनिकों और इजराइल के नागरिक इलाकों पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर कड़े हमले का आदेश दिया। पिछले दिनों इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों को 85 से अधिक हथियारों से नष्ट किया और टायर में हथियार डिपो व कमांड सेंटर तबाह किए। मैं इस बारे में एक अन्य पॉडकास्ट में पूर्व जेएनएस पॉडकास्टर और वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार हमारी अपनी कैरोलाइन ग्लिक के साथ बात करता हूं। लेबनान इस समय ईरानी उपनिवेश जैसा है, क्योंकि वहां के लोग तय नहीं कर सकते कि हिजबुल्लाह हमला करे या नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर है। और इसलिए आप जानते हैं, अगर आप लेबनान के साथ शांति चाहते हैं तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, और वह यह है कि हिजबुल्लाह को नष्ट करना होगा। और हम हिजबुल्लाह से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस तरह के आसन, मंडराते और बढ़ते हुए खतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इसलिए असल में यही बात हमारे लिए सबसे अहम है। तो जो हम देख रहे हैं वो ये है कि वे असंभव सी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंतजाम और मीटिंग्स के लिए है। 60 दिन का विराम जिसे वैश्विक उद्धार बताया गया, जबकि लड़ाई जारी है। हकीकत यह है कि हमें नहीं पता कतर में उस कागज पर क्या साइन किया गया। हमें अमेरिका ईरान फ्रेमवर्क की पूरी जानकारी नहीं है। अभी सभी पक्ष अपने हित की बातें आक्रामक ढंग से लीक कर रहे हैं। अगर हमने कुछ सीखा है तो वो ये है कि पहले दिन की सुर्खियां अक्सर 10वें दिन की हकीकत से अलग होती हैं। पहली नज़र में ये एक बड़ी अमेरिकी रियायत जैसी लगती है, ये पीछे हटने जैसा है, लेकिन घबराने से पहले हमें इसे ठंडे दिमाग और यथार्थवाद से देखना चाहिए। आइए कुछ सामान्य नियमों को देखें ताकि हम समझ सकें कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले में 80-20 का नियम याद रखें। पिछले 1.5 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि वे इजराइल के साथ समन्वित हैं जब तक अमेरिकी प्राथमिकता को नुकसान न हो। 80% समय हम पूरी तरह एकमत रहते हैं। 20% मामलों में हमारी असहमति होती है। इजराइल ने लगभग हमेशा स्वतंत्र रूप से काम किया है। ट्रंप सूक्ष्म प्रबंधन नहीं करते, बल्कि एक व्यापक ढांचा तय करते हैं। दूसरा, सोचिए, यह सौदा रणनीतिक है या सामरिक? क्या ट्रंप सचमुच ईरान को स्थायी भू राजनीतिक जीत दे रहे हैं?
या वो सिर्फ समय सीमा को बढ़ा रहे हैं? ये 60 दिन की योजना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए दबाव कम करने वाले एक सामरिक उपाय जैसी लगती है। वे समय ले रहे हैं, बाजार को स्थिर रहने दे रहे हैं और आधी दुनिया को बंधक बनाए जाने से रोक रहे हैं, साथ ही कठिन वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप का ब्रांड एक निर्दयी अल्फा वार्ताकार होने पर आधारित है। वो दुनिया का नेतृत्व करना चाहते हैं, ना कि तेहरान के कट्टरपंथी मौलवियों के सामने झुकने वाले नेता के रूप में याद किए जाना चाहते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सख्त सीमाएं तय की हैं। परमाणु हथियारों वाला ईरान नहीं, पड़ोसियों को बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा नहीं और हमास, हिजबुल्लाह, हूथियों को फंडिंग नहीं। ऊर्जा संकट सुधार के लिए अस्थायी विराम का अर्थ अपनी रणनीति छोड़ना नहीं है। इजराइल लबनान में भारी कीमत चुका रहा था। अमेरिका से साझेदारी की वजह से हिजबुल्लाह से टकराव में देर हुई। हमास के साथ भी ऐसा ही था। वॉशिंगटन ने कूटनीतिक आजमाइशी अवधि पर जोर दिया तो हमने वही किया। लेकिन जब हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और कूटनीतिक प्रक्रिया ठीक वैसे ही विफल हो गई जैसा कि उम्मीद थी, तो अमेरिका पीछे हट गया और इजराइल को काम पूरा करने के लिए पूरा समर्थन दिया। अब लक्ष्य है कि गाजा वाली मिसाल लेबनान पर भी लागू हो। हम 60 दिन की योजना के अनुसार चलते हैं, बाजारों को स्थिर होने देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हिजबुल्लाह शर्तों का उल्लंघन करते ही इजराइल सभी प्रतिबंध हटाकर मिशन पूरा करे। एक और अहम बिंदु है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। असल में पर्दे के पीछे आपातकालीन ब्रेक किसने मांगा था? रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप से संयम बरतने और ईरान के साथ सैन्य तनाव रोकने की अपील की थी। मुझे लगता है कि इसका कारण कैलेंडर में छुपा है, और मेरा मतलब वर्ल्ड कप, ट्रंप का जन्मदिन या अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ नहीं है। हम इस समय हज के बीच में हैं, जिसके तुरंत बाद ईद उल अधा जैसे बड़े मुस्लिम त्योहार आते हैं। दुनिया भर से करीब 20 लाख मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब के लिए ये साल की सबसे संवेदनशील और धार्मिक रूप से पवित्र अवधि है। और अगर इस समय पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें ईरानी समर्थित गुटों द्वारा जवाबी ड्रोन हमले का वास्तविक खतरा है और ये पूरा क्षेत्र लाखों नागरिक तीर्थयात्रियों से भरा हुआ है, तो ये रियाद के लिए एक पूरी तरह से विनाशकारी स्थिति होगी। ट्रंप अपने अरब सहयोगियों की आपातकालीन पुकार का जवाब दे रहे हैं। वो उन्हें इस पवित्र महीने को पार करने के लिए जरूरी स्थिरता दे रहे हैं, वैश्विक ऊर्जा शिपिंग की सुरक्षा कर रहे हैं और खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक सद्भावना बढ़ा रहे हैं। इस सद्भावना का फायदा छुट्टियां खत्म होते ही और असली बातचीत शुरू होते ही उठाएंगे। इसी वजह से इस हफ्ते अब्राहमिक समझौतों पर चर्चा हो रही है। अब दूसरी खबरें। गजा में हमास ने अपने सैन्य विंग के लिए नया कमांडर नियुक्त किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते पुराने नेता मारे गए थे। मोहम्मद उदेह, जिन्हें इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जाता है, ने रविवार को पद संभाला और फिर मंगलवार को उन्हें आधिकारिक रूप से रिटायर कर दिया गया, क्योंकि इजराइल ने उन्हें 72 बकरियों के साथ परलोक का आनंद लेने के लिए भेज दिया। गाजा से रिपोर्टों में दावा है कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सहायक रेफरी मोहम्मद सामी हतूब को मार दिया। खैर, हमें मैदान पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके 2 फैसले पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन ये उन्हें मारने का कोई कारण नहीं है। अरे भाई, ये तो बस एक खेल है। लेकिन फिर इस्लामिक जिहाद ने हतूब के लिए एक स्मृति संदेश पोस्ट किया, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो आतंकवादी संगठन में एक कमांडर है। हम कितनी बार सुनते हैं कि इजराइल ने निर्दोष पेशेवरों, पत्रकारों, डॉक्टरों, खिलाड़ियों को मार गिराया, और बाद में पता चलता है कि वे असल में पेशेवर आतंकवादी थे और खुद वही आतंकवादी संगठन उनका शोक मनाते हैं। मीडिया अक्सर इसका जिक्र नहीं करती। यही तरीका इजराइल में भी अपनाया जाता है। जब यहाँ किसी ईसाई पादरी या नन पर यहूदी हमला करते हैं, तो खबरें रिपोर्ट की जाती हैं। वो फौरन सुर्खियों में आता है, और आना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर फैलता है और काफ़ी निंदा और गुस्सा पैदा करता है। आमतौर पर सभी यहूदियों व इजरायलियों पर आरोप बन जाता है। लेकिन क्या आपने जॉन विलियम काकिश के बारे में सुना है, जो यरूशलेम के पुराने शहर के ईसाई क्वार्टर में रहते हैं? काकिश को पिछले गुरुवार को जेल से रिहा किया गया, जब उन्होंने पुराने शहर के दमिश्क गेट के पास एक चाकू से हमला किया था, जिसमें उन्होंने 2 धार्मिक यहूदी छात्रों पर हमला किया था, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हमले के लिए उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। हर समाज में कुछ भटके लोग होते हैं, चाहे वो यहूदी, ईसाई या मुस्लिम हों।
और मीडिया द्वारा यहूदियों और इजराइल को अलग से निशाना बनाना आपको जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि एक धारणा बनाने और एक राजनीतिक कथा थोपने के लिए है, जिसे वे आपको वास्तविकता के रूप में मानने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। यह चीजें कभी सरल नहीं होती। मुझे आशा है कि मैंने आपको यहाँ की वास्तविकता बताई है। मैं डैनियल सीमैन हूँ। अगले हफ्ते स्ट्रेट अप पर फिर मिलेंगे, JNS टीवी स्टूडियो, यरूशलेम, इजराइल से।